हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपकी दीपावली अच्छी बनी होगी। मैं ज्ञान प्रकाश सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अपने चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं वह लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो है, ऑपरेशंस रिसर्च का पार्ट है। और इस वीडियो में मैं प्राइमल से डुअल कैसे लिखते हैं इस पे चर्चा करूंगा। हालांकि इसके पहले मैंने अभी तक कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे वीडियो अपलोड तो नहीं किया है, लेकिन चूंकि मेरी क्लासेज इस समय इस चैप्टर की चल रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो अपलोड करूं। पहले के जो चैप्टर्स हैं उनका भी वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा और ऑपरेशंस रिसर्च प्लेलिस्ट उसका नाम है, और उसमें ये वीडियो नंबर 2 होगा। जनरली डुअलिटी, जब जब हम डुअल प्रॉब्लम, जब भी कोई आप एलपीपी प्रॉब्लम लिखते हैं तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक और प्रॉब्लम लिखा जा सकता है, जिसे कि उस प्रॉब्लम का लीनियर डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो भी आपने रियलाइजेशन किया रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आप उसका एक और प्रॉब्लम लिख सकते हैं जिसे कहते हैं डुअल प्रॉब्लम। और कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इस लिखने से फायदा क्या है, इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो जब आप कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखते हैं तो तीन बातें आप लिखते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं जो कि एक लीनियर फंक्शन होता है डिसीजन वेरिएबल्स का। फिर आप लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स, जो कि बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो भी लीनियर होते हैं इन टर्म्स ऑफ, लेकिन इक्वलिटी हो भी सकती है इक्वेशंस में और नहीं भी हो सकती है। और साथ ही साथ जो डिसीजन वेरिएबल होते हैं, जिन वेरिएबल्स पे इक्वेशन लिखा हुआ है, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। अब अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है आपके पास, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सारे की इनइक्वालिटीज लेस देन टाइप है, दूसरी बात, और तीसरी बात कि सारे डिसीजन वेरिएबल पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो आप उस प्रॉब्लम को बोलेंगे कि ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैनोनिकल फॉर्म में है। तो अगर कोई प्रॉब्लम कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है तो भी आप उसे कैनोनिकल में लिख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन तो आप उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एलपीपी का कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन टाइप का हो, आप उसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट लेस देन टाइप का हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कांस्टेंट इक्वल टू टाइप का हो। ऐसे केस में आप दो कांस्टेंट्स लिखेंगे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, एक लेस देन इक्वल टू टाइप, और दोनों का इंटरसेक्शन जब होगा तो वो इक्वल टू टाइप हो जाता है। इस तरह से आप इक्वल टू टाइप को दो इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चूंकि आपको लेस देन लिखना है तो इन दो इनइक्वलिटीज में एक ग्रेटर देन टाइप मिलेगा, एक लेस देन टाइप मिलेगा, तो आप ग्रेटर देन वाले को फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो वो भी लेस देन बन जाएगा। और इस तरह से आप कांस्टेंट को लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं वो कभी कभी हो सकता है कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड दिए गए हों, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव लिखे गए हों। उस केस में क्या करते हैं, चूंकि हमें कैनोनिकल फॉर्म में पॉजिटिव चाहिए, तो हम जैसे सपोज करिए कि डिसीजन वेरिएबल x3 है और वो पॉजिटिव नहीं बताया गया है, तो आप क्या करें कि x3 के अगेंस्ट दो वेरिएबल डिसाइड कर लें, x3 डैश x3 डबल डैश, और डिफाइन कर लें कि x3 इज इक्वल्स टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अब दोनों ही x3 डैश और x3 डबल डैश पॉजिटिव होंगे। अगर x3 डैश बड़ा है x3 डबल डैश से तो x3 पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। लेकिन अब आपके दो वेरिएबल्स ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और इस तरह से आप सारे नेगेटिव अपने रिस्ट्रिक्शंस जो है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करा सकते हैं। तो जब कोई चीज आप कोई एलपीपी इस तरह से आप लिखते हैं तो इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। जनरली इसमें जो सी है ये आपका कास्ट होता है, और जितने डिसीजन वेरिएबल होते हैं सबके साथ एक कास्ट एसोसिएट होता है। और अगर आप इसे मैट्रिक्स नोटेशन में देखें तो यह एक कांस्टेंट है सी, और इसका ऑर्डर 1 क्लास n का होता है।
एक्स आपका डिसीजन वेरिएबल होता है इन जनरल, और इसमें अगर आपके n डिसीजन वेरिएबल्स आपके प्रॉब्लम में है तो x का ऑर्डर n+n×1 होगा, और इस तरह से cx आपका 1×1 का मिल जाएगा, जिसको कि आप मैक्सिमम वैल्यू खोजना चाहते हैं। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसके आपके कांस्टेंट्स की, और यह m×n की होगी, n डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, m इक्वेशंस होंगे, और हर इक्वेशन के सामने राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट होगा। चूंकि m इक्वेशंस हैं तो m कांस्टेंट होंगे, जिन्हें आप b बोलते हैं, इसलिए b का ऑर्डर m×1 होगा मैट्रिक्स फॉर्म। अब जब हम डुअल वेरिएबल लिखते हैं तो नए वेरिएबल पैदा करते हैं, उन्हें हम दूसरा नोटेशन देंगे, सपोज करिए y, और इस केस में हमारा y m+1 होगा। कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। अब सपोज करिए कि ये आपके पास एक एलपीपी प्रॉब्लम है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज करना लीनियर फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 के, और तीन कांस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है 3x1 minus x2 plus 2x3 less than equal to 7, एंड रिमेनिंग टू आर आल्सो ऑफ लेस देन टाइप, एंड ये भी दिया हुआ है कि ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि आपको एलपीपी जो लिखा हुआ है आपका, ये ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में है, लिहाजा आपको कैनोनिकल में बदलने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसका डुअल प्रॉब्लम लिखना चाहते हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये दूसरी बात है। हम केवल आपको तरीका बता रहे हैं कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें। अब अगर आप उसका डुअल प्रॉब्लम लिखना चाहते हैं, तब इस प्रॉब्लम को बोलेंगे प्राइमल एलपीपी, अदरवाइज ये लीनियर एलपीपी है, केवल एलपीपी है। हाँ, लेकिन अगर आप जब इसी प्रॉब्लम का डुअल लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि अब ये प्रॉब्लम प्राइमल एलपीपी कहलाएगा। अब जब आप किसी भी एलपीपी का डुअल लिखेंगे तो सपोज करिए कि ये एलपीपी है और कैनोनिकल फॉर्म में है, तो करेंगे क्या कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, जो कि कैनोनिकल में मस्ट है, जब आप इसका डुअल लिखने जाएंगे तो वहां मिनिमाइजेशन लिख देंगे। और ये जो कास्ट हमारा C1 x1 C2 x2 था, ये प्रोडक्ट सम था C कॉलम और X कॉलम का। सी कॉलम और एक्स कॉलम का अगर आप प्रोडक्ट सम निकालिएगा, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट करते चले जाइए, तो सी एक्स बन जाता है। और जब आप डुअल लिखेंगे उस समय में क्या लेंगे कि एक्स के जगह पर वाई ले लेंगे, और उसके साथ प्रोडक्ट किसका करेंगे, बी का। अब चूंकि बी में m इक्वेशंस अगर हैं आपके, इसमें इक्वेशंस m है, तो b जो है m×1 का है, और यहाँ पे आपको चाहिए 1 मतलब ये सिंगल वैल्यू चाहिए, लिहाजा इसको लिखा गया बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मतलब हुआ m×1। अब m×1 के साथ, सॉरी 1×m, अब 1×m के साथ आपको डिसीजन वेरिएबल कितने लेंगे ताकि 1×1 का बन जाए, तो m लेना पड़ेंगे। इसलिए y जो है m×1 का वेक्टर हुआ, और इस तरह से ये 1×1 हो जाएगा। तो क्या करना है, जब आप मैक्सिमाइज को मिनिमाइज लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम बदल दीजिए। ये पहले x अक्षर में था तो मैंने zx लिखा था, अब मैं y अक्षर लेने जा रहा हूं डिसीजन वेरिएबल को, तो zy लिखूंगा। b, ये जो कॉलम है यहाँ b ट्रांसपोज हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर y m×1 का। कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो ये जो इसमें ए मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, -3 -2 4 1 4, दिस, ये जो 3×3 की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, n×m, और इसके साथ y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y है m×1, तो ये क्या हो गया, n×1 ग्रेटर देन सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज मतलब अब यहाँ n वैल्यूज चाहिए आपको हर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, और चूंकि सी आपका 1×n था तो सी ट्रांसपोज लिख दिया गया n×1 हो गया, और इस तरह से अब आपको इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, इनइक्वलिटी जो थी चूंकि सब में लेस देन थी, तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सारे डिसीजन वेरिएबल लिखेंगे पॉजिटिव। अब आइए इसको करते हैं। अब करने के लिए हमें करना क्या है कि अब हम कुछ डिसीजन वेरिएबल तय करेंगे। डिसीजन वेरिएबल तय करने के लिए हम
देखेंगे कि हमारे पास कितने इनइक्वालिटीज प्राइमल थे। तो जितने इनइक्वालिटीज प्राइमल में रहे होंगे उनके सामने, सबके सामने हाँ लिख देंगे डिसीजन वेरिएबल नए वाले। यहाँ लिखा y1, यहाँ लिखा y2, यहाँ लिखा y3 और बोलेंगे कि y1 x1 के करेस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल है, y2 x2 के करेस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल है, y3 x3 के करेस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल ले रहे हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर प्राइमल के करेस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग हमको डुअल वेरिएबल मिले ही। ये डिपेंड करता है कि ये कितने ऑर्डर का, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम और ये कॉलम का प्रोडक्ट सम लिख देंगे, मीन्स 7y1 12y2 10y3। और यह हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल प्रॉब्लम का हो जाएगा। और फिर हम इसे करेंगे कि डुअल एलपीपी। तो अब क्या हमने बोला, 7y1 12y2 10y3 मैक्सिमाइजेशन था तो मिनिमाइजेशन लिख दिया। यहाँ डिसीजन वेरिएबल x था तो हमने z डिनोट किया था, अब इसी z के साथ हमने y डिनोट कर दिया ताकि डिस्टिंग्विश हो पाए। अब रही बात कांस्टेंट लिखने की। अब कांस्टेंट लिखने के लिए क्या हम करेंगे कि अब यहाँ जैसे हमने इनके साथ प्रोडक्ट करके सम लिख दिया z में, इसी तरह से कांस्टेंट भी लिखने के लिए बहुत सीधा सा है कि आप इस कॉलम को ले लीजिए, x1 के कॉलम को। क्या क्या है, 3 -2 -4 और यहाँ है y1 y2 y3। अब करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करके सम लिख दीजिए, 3y1 -2y2 -4y3, 3y1 -2y2 -4y3। अब है इनइक्वालिटी। तो चूंकि हमारा प्राइमल लेस देन है तो हम हमेशा ग्रेटर देन रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड कहां से आएगा, तो राइट हैंड साइड इसका आएगा सी से, सी के ट्रांसपोज से, मतलब कि ये पहली वैल्यू यहाँ पर -1 है। सिमिलरली दूसरा कांस्टेंट भी इसका बनेगा, वो क्या बनेगा, -y1 +4y2 +3y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देन थर्ड बनेगा -2y1 0y2 सो 0 +8y3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये सब में ग्रेटर देन लिखेंगे क्योंकि सबका हमारा लेस देन है। और चूंकि सारे वेरिएबल सब हमारे लिखे जाएंगे, ऑल y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा डुअल प्रॉब्लम बन गया। इसका मतलब क्या हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब प्रॉब्लम 2 लेते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम इसको डुअल में बदलने की सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x1 - x2 और ये कांस्टेंट्स हैं। इसमें देखिए कि कुछ कांस्टेंट्स ग्रेटर देन है, कुछ लेस देन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है। तो अब जो हमने आपको तरीका बताया वो है कि कैनोनिकल फॉर्म में इसको बदलिए। तो कैनोनिकल फॉर्म में बदलने के लिए मैंने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -zx -5x + x2 एंड वी वांट मैक्सिमा ऑफ दिस वन। सब्जेक्ट टू, पहला कांस्टेंट चूंकि लेस देन का है एज इट इज लिख दिया, दूसरा कांस्टेंट ग्रेटर देन का है इसलिए दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, <6। और तीसरा कांस्टेंट लेस देन है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, एज सच रख दिया, x1 x2 पॉजिटिव दिए हुए थे। अब ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म बन गया। अब डुअल में लिखने के लिए करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मैक्सिमम को मिनिमम लिख देना है। तो मिनिमम जेड वाई, अब क्या करेंगे, यहां वाई लिया y1, इसके लिए जरा मैं कलम पेन ले लूं, y1 यहां हुआ y1, यहां हुआ y2 और यहां हुआ y3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3y1 + 6y2 + 14y3, अब आप यहां से देख सकते हैं। ओके, अब कांस्टेंट, ये कॉलम देखिए, 3y1 + 4y2 + y3
3y1 plus 4y2 plus y3 now greater than right hand side x1 का कोफिशिएंट कैनोनिकल फॉर्म में that is -5. Similarly, second constant y1 minus 3y2 plus 2y3 greater than equal to 1. y1, y2, y3 greater or equal to 0. ये आपका अब ये आपका कैनोनिकल फॉर्म से आपने डुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब है कि क्या हम इसको और थोड़ा बेहतर रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग लिखते हैं मैक्सिमाइज तो साइन नहीं लिखते हैं, या तो मिनिमाइज लिखते हैं तो साइन नहीं लिखते हैं। तो हम चूंकि यहाँ मिनिमाइज माइनस जेड है तो हम इसको मैक्सिमम भी कह सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो इसको रीशेप कर सकते हैं। सो रिकंस्ट्रक्ट किया हमने इस प्रॉब्लम को, ये आया मैक्सिमाइज जेड वाई माइनस मल्टीप्लाई कर दिया -3y1 -6y2 -14y3। ओके, आप अगर आप चाहें तो इसे लेस देन कर दें, राइट हैंड साइड अमूमन लोग पॉजिटिव पसंद करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए -3y1 -4y2 -y3 लेस देन इक्वल टू 5। ये ग्रेटर देन चाहे तो ग्रेटर देन ही रहने दीजिए, और अगर चाहते हैं लेस देन रखना तो लेस देन रखिए। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका एलपीपी है, डुअल एलपीपी है। मैंने यहां से यहां आपको क्यों लाया, इसको लाने के पीछे एक नई चीज मुझे बतानी थी जो मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं बताया था। वो था कि आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आप केमिकल फॉर्म में बदलें। कुछ चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे easy method to write the primal dual pair। केवल आपको दो चीज देखना है, आपका जो भी प्रॉब्लम कन्वर्ट होना है, चाहे वो प्राइमल से डुअल में, चाहे डुअल से प्राइमल में, आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखिए कि मैक्सिमाइज टाइप का है क्या, जो दिया गया है आपको। अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तो एक चीज याद रखिए आप कि जितने कांस्टेंट उस प्रॉब्लम में दिए गए हैं वो या तो सारे के सारे ग्रेट लेस देन टाइप के रखे जाए, या तो सारे के सारे इक्वल टू टाइप के हो, या कुछ लेस देन हो कुछ इक्वल टू है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पास कोई एलपीपी है जिसे आप डुअल लिखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो आप दो बातों का ख्याल रखिए कि क्या आपके सारे कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू टाइप के हैं। अगर नहीं है तो बना लीजिए, या अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम टाइप का है तो क्या ख्याल रखिए कि क्या आपके कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के या इक्वल टू टाइप के हैं। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लीजिए, ये काम कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ये एक प्रॉब्लम दिया गया है, सपोज करिए कि इसका डुअल लिखना है। अब मेरा आप प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है, जो अभी मैंने कर लिया, अभी पीछे मैंने किया था इसका, यही प्रॉब्लम मैं दोबारा कर रहा हूं। मैं अब कैनोनिकल में बदलने नहीं जा रहा हूं, ठीक है, हालांकि वो चीज वही होने होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने केवल देखा कि मिनिमाइजेशन है, मैं इसको मैक्सिमाइजेशन में नहीं कन्वर्ट किया, ठीक है, कैनोनिकल में कन्वर्ट किया गया था। अब केवल मैंने ये एश्योर किया कि इसके जो कांस्टेंट है वो लेस देन टाइप के हो जाए या इक्वल टू टाइप के। तो चूंकि हमारे पास तीन कांस्टेंट हैं, एक ग्रेटर देन था तो हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करके लेस देन बना सकते हैं। सो रीराइट टू मेक द प्रॉपर प्राइमल। प्रॉपर प्राइमल में मैंने क्या किया कि इसको कैनोनिकल में नहीं बदला, मिनिमाइजेशन था मिनिमाइजेशन में दिया। इसके बाद अब हमारे जो कांस्टेंट थे वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो यहां देखिए मिनिमाइजेशन के लिए क्या कहा गया है कि सारे कांस्टेंट ग्रेटर देन टाइप के हों या इक्वल टू टाइप के हों। तो अच्छा, यहाँ पे दो हमारे लेस देन टाइप के थे तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना हुआ, तो मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ऑलरेडी ग्रेटर देन था, कुछ नहीं किया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अब हम इस कंडीशन पे हैं। अब डुअल लिखने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन लिखा, तो लिखा मैक्स वाई, ठीक है, मैक्स वाई। अब क्या होगा, डिसीजन वेरिएबल, फिर हम उसी तरह से यहाँ पे फिर से हम अपने डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। पहले कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग y1,
दूसरे के करस्पॉन्डिंग y2, तीसरे के करस्पॉन्डिंग y3। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया -3y1 -6y2 -14y3। मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन हो गया, zx zy लिख दिया, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लीनियर फॉर्म हो गया। अब है कांस्टेंट लिखना। कांस्टेंट लिखने के लिए वही तरीका, -3y1 -4y2 -1y3। अब चूंकि यहाँ पर सभी के सभी ग्रेटर देन है, तो हम लिखेंगे, चूंकि इसमें ग्रेटर देन टाइप का है शर्त प्राइमल के लिए, तो अब हम जब डुअल लिखेंगे तो लेस देन टाइप का होगा। इक्वल टू भी रहता तो भी लेस देन टाइप, ग्रेटर देन है तो भी लेस देन टाइप। तो अब हम लेस देन टाइप का लिखेंगे। इसके लिए हम जरा अपनी कलम बंद कर दें। ठीक है, तो -3y1 -4y2 -y जो मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 5। सेकंड क्या हो गया, -y1 +3y2 -2y3 लेस देन इक्वल टू -1, y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप पिछला प्रॉब्लम देखेंगे, पिछली स्लाइड देखेंगे, तो उस समय भी हमको यही प्रॉब्लम मिला था। यहां मैंने ना तो कैनोनिकल में बदला, ना उसको बदलने के बाद रिकंस्टिट्यूट किया। बस क्या ध्यान रखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन है, तो मिनिमाइजेशन रहने दीजिए। बस करना क्या है कि उसके सारे कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करिए या इक्वल टू लिखिए। और अगर ऐसा मिल गया, आपने कर लिया, तो मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में बदल दीजिए और सारे रूल्स वही इसी तरह से फॉलो करिए। जहां जहां इनइक्वलिटी आपको ग्रेटर देन मिल रही है या इक्वल मिल रही है, डुअल लिखते समय उसे लेस देन में बदल दीजिए। इसका मतलब हुआ कि अगर ये वाला केस होगा तो हमारा कांस्टेंट डुअल का ग्रेटर देन टाइप में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 3 में हम आते हैं। यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का, और ये हमारे कांस्टेंट हैं। इसमें एक कांस्टेंट इक्वल टू टाइप का है। अब हम इसे कैनोनिकल में बदलने नहीं जा रहे हैं, सीधे जो अभी पिछली प्रॉब्लम नंबर 2 को हमने दिखाया था उसी तरह से करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है। अब हम केवल देखेंगे कि क्या हमारे सारे कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं कि नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू टाइप या इक्वल टू टाइप के नहीं है तो बनाएंगे। ओके, तो हमने रीराइट किया। रीराइट करने के लिए हमने ये इक्वल टू था तो ये हमको चाहिए ही इक्वल टू फॉर्म में लिख दिया। ये चूंकि हमको ग्रेटर देन था, हमको लेस देन फॉर्म में चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइमल मैक्सिमाइज टाइप का है। तो हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और ये लेस देन है। यहाँ पे x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब हमने अपने प्रॉब्लम को डुअल में बदलने के हिसाब से बदल दिया प्राइमल प्रॉब्लम को। अब डुअल लिखना आसान हो गया। अब फिर से आप यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3 वेरिएबल्स ले लीजिए। अब यहाँ पे जब आप वेरिएबल्स लीजिएगा तो एक चीज ध्यान में रखना होगा। पहला कि यहाँ जो वेरिएबल आप लेने जा रहे हैं y1, ठीक है, y1 का जो यहाँ कांस्टेंट का साइन इक्वलिटी है आ, बीच में, तो अब ये जो वेरिएबल होगा यह नॉन नेगेटिव नहीं होगा, ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने इक्वल टू है। मतलब कि जब आप बदलने जा रहे हो और आपको जहां भी मिले इक्वल टू, उसके सामने जो डुअल वेरिएबल आप लिखोगे, नाम दोगे, वो हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा। बस अब यहां हो गया आपका y2, यहां हो गया y3। अब आपका प्रॉब्लम अब आप लिख सकते हो, मैक्सिमाइज था प्राइमल, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब इसका हो जाएगा मिनिमाइज ZY। ठीक है, और तरीका वही रहेगा, 3y1 -6y2 +4y3 ग्रेटर देन अब यहाँ रहेगा, क्योंकि सारे लेस देन या इक्वल टू टाइप के हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि हमारा डुअल एलपीपी क्या हुआ, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन क्यों? कि ये मैक्सिमाइजेशन था। ZY
3y1 माइनस 6y2 प्लस 4y3। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद नॉन ये कांस्टेंट, कांस्टेंट भी वही रूल 3y1 माइनस 4y2 प्लस y3। ओके, अब लेस देन का है ये केस था, सबके सब लेस देन या इक्वल टू, तो अब हमारा सब जगह ग्रेटर देन लिखा जाएगा, ग्रेटर देन -2। सिमिलरली y1 minus 3y2 plus 2y3 greater than -1। ओके, अब y1 unrestricted, y2 and y3 greater than equal to 0। y1 अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि y1 जिस इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट के हमने लिया हुआ था वहां इक्वलिटी साइन थी, ठीक है। हालांकि उससे जो कांस्टेंट मिला वो ग्रेटर देन लिखा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 4 पे। इस प्रॉब्लम में प्राइमल मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, जो आपके पास कांस्टेंट्स दिए हुए हैं वो ग्रेटर देन, इक्वल टू टाइप, लेस देन इक्वल टू टाइप, इक्वल टू टाइप तीनों है। और इसमें जो डिसीजन वेरिएबल है वह एक नॉन नेगेटिव नहीं बताया गया है, अनरिस्ट्रिक्टेड बताया गया है, ठीक है। फिर से हम वही डायरेक्ट मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं। कैनोनिकल में बदलना होगा तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, x2 इज इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, और फिर आपको इससे दो इक्वेशन भी लिखने पड़ेंगे। वो सारी चीजें करके आप उस प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे डुअल बनाने के लिए। हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले क्या करेंगे कि हम प्रॉपर प्राइमल बना लेंगे। प्रॉपर प्राइमल बनाने के लिए केवल बात तय करनी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल का कैसा था, मैक्सिमम था। तो मैक्सिमम था तो कांस्टेंट हमारे लेस देन इक्वल टू टाइप या इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। ओके, तो अब हमने उसमें बदल दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज सच लिखा, सब्जेक्ट टू ये ग्रेटर देन था, माइनस मल्टीप्लाई करके लेस देन कर लिया, ये इक्वल टू टाइप था चाहिए ही, ये लेस देन था ये चाहिए ही। हाँ, और x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 अनरिस्ट्रिक्टेड एज गिवन मैंने लिख दिया। अब फिर से हम y1 लेंगे, y1 y2 y3। अब देखिए इसमें से अभी आपको पता चल जाएगा कौन अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। y1 के सामने इनइक्वालिटी है तो पॉजिटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव होगा। y2 के सामने इक्वालिटी है इसलिए y2 अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। इसलिए नहीं कि यहाँ x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, y2 के सामने इक्वलिटी मिला इसलिए y2 अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, y2 रिस्ट्रिक्टेड होगा, y3 अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, तो y1 y2 y3 ले लिया, डुअल एलपीपी मैक्सिमाइज को मिनिमाइज किया, zx zy -2y1 8y2 प्लस 11y3 सब्जेक्ट टू -y1 प्लस y2 प्लस y3 सब ये लेस देन है, सब ग्रेटर देन में लिखे जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला 2 माइनस मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, दिस 2। देन अगला क्या होगा, 2y1 प्लस 2y2 माइनस y3 ग्रेटर देन नहीं लिखा गया है, इक्वल टू लिखा गया है। क्यों इक्वल टू लिखा गया है? क्योंकि इसके दूसरे वेरिएबल y2 किसका है, x2 के करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल हमारा है वो दूसरा है, इक्वेशन बनेगा। तो x2 चूंकि अनरिस्ट्रिक्टेड था इसलिए जब हम दूसरा x2 मतलब कि दूसरा वेरिएबल, तो जब हमारा दूसरा वेरिएबल प्राइमल में अनरिस्ट्रिक्टेड था तो हमारा जो दूसरा कांस्टेंट डुअल में बनेगा वह इक्वलिटी साइन का होगा। ये इसलिए नहीं कि यहां इक्वलिटी है, चूंकि हमारा दूसरा प्राइमल वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड था इसलिए जो हम दूसरा डुअल कांस्टेंट लिखेंगे वह इक्वल टू टाइप का लिखेंगे। तो दूसरा डुअल कांस्टेंट हमारा 2xy1 2y2 माइनस y3 था इसलिए 1। अब नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन में क्या हुआ कि y1 पॉजिटिव y3 पॉजिटिव लेकिन y2 रिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे
y2 के सामने कांस्टेंट प्राइमल में इक्वल टू टाइप का था। यहाँ पे ये इक्वल टू क्यों हो गया? इसलिए कि ये सेकेंड डिसीजन वेरिएबल प्राइमल का अनरिस्ट्रिक्टेड था। अगर यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो यहाँ भी ग्रेटर देन होता। तो ये तरीका है आपको लिखने का, और इस तरीके से आप सारे प्रॉब्लम्स को जल्दी लिख पाएंगे। अगर आप इसमें देखें तो आपको क्या क्या मिला इस तरह से। पहला कि नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन प्राइमल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट इन डुअल एलपीपी। प्राइमल में जितने डिसीजन वेरिएबल्स थे, n डिसीजन वेरिएबल्स होंगे तो डुअल में n इक्वेशन होंगे। ठीक है। दूसरा है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन प्राइमल, प्राइमल में m कांस्टेंट्स अगर है तो डुअल में m डिसीजन वेरिएबल होंगे। तीसरा है कि नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन डुअल एलपीपी बराबर, आप इस तरह से कह सकते हैं कि डुअल एलपीपी के नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल प्राइमल के नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन डुअल एलपीपी नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन प्राइमल होगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ डुअल विल बी प्रोडक्ट सम ऑफ लेवल्स ऑफ कांस्टेंट एंड एसोसिएटेड डुअल वेरिएबल। ये भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे प्राइमल में कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू टाइप का है तो उसके सामने जो डिसीजन वेरिएबल हम लेने जा रहे हैं या लेंगे वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा, नंबर वन। और अगर हमारे प्राइमल में कोई डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डुअल कांस्टेंट बनेगा वह इक्वल टू टाइप का होगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में अगर आपके पास ये प्राइमल डुअल का आप देखें तो इसमें कुछ चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका कि हम बाद में आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि इफ वन प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, किसी एक प्रॉब्लम का, चाहे वो प्राइमल का हो चाहे डुअल का हो, दोनों सिंप्लेक्स, दोनों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भी एक का आपके पास ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे का भी करेगा। दोनों केस में आपको मिलेगा, एक में सॉल्यूशन निकलेगा तो दूसरे में भी सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरी बात, when one problem has no feasible solution, मतलब कि अगर किसी एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और इनफिजिबल सॉल्यूशन निकल गया वो, तो इसका मतलब कि उसका डुअल आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि वह भी इनफिजिबल हो या अनबाउंडेड हो। थर्ड जो जानकारी आपको देनी थी कि अगर ये किसी प्रॉब्लम को एलपीपी को आपने सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड निकला तो पक्का है कि उसका जब आप डुअल करने जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन इनफिजिबल निकलेगा। हाँ, लेकिन इनफिजिबल निकलने पर, अनबाउंडेड इनफिजिबल दोनों हो सकता है, लेकिन अनबाउंडेड निकलने पर इनफिजिबल होगा। The final simplex table of one problem has complete solution of other. ये बड़े काम की बात है कि आपको दोनों प्रॉब्लम जरूरत है सॉल्व करने की तो कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने का। आप किसी को भी एक को सॉल्व किए, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे का उसी एलपीपी में दूसरे वाले प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आपको देखने का तरीका आना चाहिए जो आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको कैसे लिखते हैं ये आपको मैंने बताया। अब मैं अपना वीडियो यहाँ बंद कर दूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए। चूंकि मैंने ये अभी जस्ट शुरू किया है ये ऑपरेशन रिसर्च, बाकी चीजें हमने नहीं बताई हैं। आशा है कि वो भी वीडियोस मैं जल्दी कवर कर लूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।